नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास पे आज हम बात करेंगे जो NHRC की रिपोर्ट है और इसके हवाले से, और जो MHA ने जो डेटा दिया है पार्लियामेंट पे उसके हवाले से कि मुल्क में हुकूक इंसानी, जिसे हम मानव अधिकार कहते हैं, मानव अधिकार को लेकर इस वक्त क्या सूरत हाल है। चूंकि अक्सर गोशों से, अक्सर शोबों से ये बातें उठ रही हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो मामलात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो ताज़ा आदाद शुमार है उसके मुताबिक इस बार जो इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 40% यानी 40% से ज्यादा ह्यूमन राइट्स के मामले जो हैं वो अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। और ये कोई सर्वे या जो रिपोर्ट है वो कहीं किसी दूसरे बाहरी मुल्क से नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के ही के आंकड़े हैं। और उसके मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश लगातार तीसरी बार ऐसा ये रहा, ये आदादशुमार ने ये जाहिर किया कि उत्तर प्रदेश जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामले में सरे फहरिस्त है। तो आखिर क्यों ऐसे मामले जो है उन पर लगाम नहीं लग पा रही है, उनकी रोकथाम कर पाना मुश्किल हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और कितना जरूरी है ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, किसी भी इंसान की अपनी एक हक है, उसका अपना एक राइट है, बर्थ राइट है, उससे कुछ ऐसी चीजें हैं, यहां तक कि वो अगर कोई मुजरिम भी है या अगर कोई मुल्जिम भी है तब भी उसके कुछ हुकूक हैं। ये हुकूक उसके कहां तक उसे पूरे हो रहे हैं और कहां तक इसको लेकर बेदारी है, यानी जागरूकता है, इस पर भी एक सवाल है। तो आज हम अगले आधे घंटे इसी मौजू पर खास तौर से बात करेंगे। तो हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय, तर्जुमान BJP, हमारे साथ हैं उचित शर्मा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आस्था तिवारी जो तर्जुमान है कांग्रेस की। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास मौजू पर, चूंकि इसमें हमने बात की कि इंसानी हुकूक, मानव अधिकार, यानी कि मानव हम भी हैं, आप भी हैं, हम सब लोग हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी हैं, और जो इस प्रोग्राम को हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने में इसके मददगार है वो सब हैं। तो ह्यूमन राइट्स को लेकर क्यों बीच बीच में आवाजें उठती रहती हैं। इस बीच में चाहूंगा कि पहले एक तस्वीर जरा देखिए। ये कानपुर की तस्वीर है, स्क्रीन पर इस वक्त हम वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि कानपुर की इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें एक शख्स है जिसकी गोद में उसकी एक नन्ही बेटी है। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा अगर होगी तो 1.5 साल होगी या 2 साल होगी, और वो शख्स जो है एक हाथ से अपनी बच्ची को पकड़ा हुआ है, और पुलिस वाले 8-10 पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हैं और उसको लगातार डंडों से मार रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। तो एक तो ये कि उस शख्स की गोद में उसकी बेटी थी, वो तस्वीर अभी आपने देखी कि किस तरह से उसके बावजूद पुलिस वाले उसे जो है अपने गुस्से का शिकार। देखिए इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या ऐसे आपको लग रहा है कि वो बच्ची चीख रही है? बच्ची 1.5 साल की उम्र की है, 1.5 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं होगी। वो बच्ची चीख रही है, लेकिन बाप अपने सीने से उस बच्चे को लगाया हुआ है और एक हाथ से वो पुलिस वालों के डंडों का जुल्म सह रहा है। पुलिस वाले देख रहे हैं कि हाथ में तो मारना शायद सही नहीं, पैर में भी मार रहे हैं, हाथ में भी मार रहे हैं। मतलब इससे ये जाहिर होता है, ये एक सिंबल है। और ये तस्वीर बिल्कुल जैसे कहते हैं आजकल की वायरल हो गई है, ये बहुत ज्यादा ये तस्वीर वायरल हो रही है, इसको अक्सर लोग देख रहे हैं। और आप भी जरा देखिए गौर से, अगर आप देख सकते हो तो, या आपने देखा हो तो, एक बाप अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाए हुए हैं, जिस बच्ची या बच्चे की उम्र 1.5 साल से ज्यादा नहीं है, और पुलिस वाले लगातार उस पर अपने जीवन भर का जो अनुभव है लाठी चलाने का, वो सब उस पर आज उतार दे रहे हैं। ये तस्वीर कहते हैं ना कई बार कि चावल की दाने को जांचने परखने के लिए हर एक चावल के दाने को परखना जरूरी नहीं होता। आप थोड़ा सा सैंपल निकाल लेते हैं बाहर और परख लेते हैं चावल कैसा है। इससे क्या कुछ सीखने को मिल रहा। और इसी कानपुर में एक तस्वीर हमने ऐसी भी देखी थी जिसमें एक रिक्शे वाले को कुछ लोग
पीटते हुए ले जा रहे थे और उसके साथ भी उसकी बच्ची थी और वो लगातार चिल्ला रही थी, मेरे बाबा को मत मारो, मेरे बाबा को मत मारो। और यहां तक कि पुलिस वाले भी आ जाते हैं, तब भी जो लोग मार रहे थे वो लगातार उसे मारते ही रहते हैं। कोई खौफ नहीं पुलिस वालों का। ये खौफ कहां चला गया? ये खौफ कहां चला गया? बहरहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है और पुलिस वाले सिर्फ मार ही नहीं रहे, उस शख्स से उस बच्ची को छीनने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती। बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को। तो अब मैं आऊंगा अपने इस बात पर कि एनएचआरसी की रिपोर्ट और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लेकर ब्रीफ किया है, उसमें आंकड़े जो हैं वो क्या बता रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना, कहीं पर धरने देना, क्या उसका भी हक अब नहीं रह गया है? हमारे जो असेंबलीज हैं, चाहे वो स्टेट्स की असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, जब हमारे माननीयों को अपना वेतनमान बढ़ाना होता है, मानदेय बढ़ाना होता है, जो भी कह लें, उससे सैलरी कह लें, जो कह लें, तो वो बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन किसी को अगर अपना मानदेय, चाहे वो सफाई कर्मी है या कोई जो है कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ऐसे लोगों को अगर मानदेय बढ़ाना हो तो मतलब ये है कि आप होशियार रहें, आपके पैर हाथ टूट सकते हैं और आप जख्मी हो सकते हैं, फिर शायद आप उस काम के लायक भी नहीं रह जाएं। तो आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए, ये सवाल है। मैं अब सीधे आता हूं आप मेहमानों के पास। सबसे पहला मैं रिएक्शन चाहूंगा उचित शर्मा जी, आपके पास मैं आता हूं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस तस्वीर को पता नहीं अभी आप देख पा रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन देखा आपने जरूर होगा क्योंकि तस्वीर वायरल हो रही है। मैंने मंजर कशी तो कर ही दी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। ऐसी तस्वीरें बस्तर में अक्सर हमको देखने को मिल जाती है। बस्तर में पूरी जितनी भी आर्मी लगी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, वहां पे आदिवासियों के पास जितने जुल्म वो सहते हैं, जिस तरीके पे उन पे पुलिसिंग की कार्रवाई होती है या आर्मी कार्रवाई करती है, उसको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। तो मानवाधिकार जो है, ये आज हम मनाते जरूर है, लेकिन मानवाधिकार की एक सीमा, मुझे लगता है कि बस्तर की सीमा को वहां माइलस्टोन लगा है कि मानवाधिकार की सीमा समाप्त हुई। विशाल जी शायद समझने की कोशिश कर रहे होंगे आपकी मैं जी क्या बोलने का मतलब कोशिश कर रहा हूं कि बस्तर में तो मानवाधिकार एनएचआरसी की सीमा समाप्त हो जाती है बस्तर चालू होने के पहले ही। तो ऐसी तस्वीरें हम अक्सर इनसे रूबरू होते रहते हैं। और ये चीज जो आपने सही कहा कि जो अपने वो लाठीचार्ज का, जो अपने अंदर के उन्माद का, वो भरपूर जो अपने अनुभव का पूरा वो उनके ऊपर निकालते हैं। ऐसी बर्बरता वाली तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, ये अक्सर हम लोगों ने लाइव देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, अब वो खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र में देखा है। लेकिन ये जो है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा विशाल जी, मानवाधिकार का जो दिन है, जो आज है, ये जो कानून है, उसके हिंदुस्तान में उसको सीएसआर की तरह लिया गया है। और जो पुलिसिंग होती है, जो बर्बरता होती है, वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट की तरह होती है। जी, मैं अब रुक करता हूं। अश्विनी कुमार उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, कानून के जानकार हैं। मैं अश्विनी जी के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले एक रिएक्शन आस्था तिवारी से। आस्था, कितनी आस्था रह जाती है ऐसे दृश्यों को, ऐसे मनाजिर को देखने के बाद, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, एनएचआरसी और इस तरह की सिचुएशन पर? देखिए विशाल जी, मैं यही कहूंगी कि एज एन उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते और साथ ही साथ सरकार के अगेंस्ट हम विपक्ष में उसे देखते हुए बहुत शर्म आती है इस चीज पर कि हम आज कहां पर आकर के खड़े हैं कि पुलिस प्रशासन हमारा वो एक तरीके से अपराधी बन गया है। आपको याद होगा कि जब सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दावे करते थे बड़े बड़े कि हम हमारे आते ही उत्तर प्रदेश में अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे। आज ये स्थिति आ चुकी है कि पुलिस प्रशासन एक कटघरे में खड़ा हो जाता है जहां पर वो अपराध करते हुए दिखाई देते हैं।
आपने बहुत ताजा उदाहरण इस चीज का दिया। मैं आपको और भी ऐसे छोटे छोटे उदाहरण बताती हूँ कि जहां मनीष गुप्ता व्यापारी की हत्या हो जाती है, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो जाती है, बच्चियों की आंखों के सामने होती है हत्या। आपने एक उदाहरण आपको कहीं बताया कि किस तरीके से वो बच्ची चिल्लाती रही कि बाबा, मेरे बाबा को मत मारो, है ना। लखीमपुर में पुलिस प्रशासन के सामने जब पंचायत चुनाव होते हैं तो वहां पर महिला का चीरहरण हो जाता है। बहुत सारे उदाहरण पिछले 4 सालों में हमने देखे और बड़े शर्म की बात मैं समझती हूँ ये है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी कि हम आज उत्तर प्रदेश को इस स्थिति में देख रहे हैं जहां वो 3 साल से लगातार इस चीज में नंबर 1 आ रहा है। योगी जी बात करते थे कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है हर चीज में, तो क्या वो इसी आंकड़े की बात कर रहे हैं? मैं ये भारतीय जनता पार्टी से जरूर सवाल करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पर इस मौजू को उठाने का मकसद ये नहीं था कि हम किसी एक खास रियासत के बारे में ही लगातार जिक्र करते रहे, क्योंकि अगर ये ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है तो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा वो कई राज्यों में है, कई रियासतों में है, और अलग ऐसी रियासतों में भी है जहां पर किसी दूसरे की सरकार है, जहां पर किसी और दूसरे की सरकार है। ये अलग बात है कि एक डेटा यहाँ पर लगातार 3 साल जी, क्योंकि हम एक तस्वीर मैं आना चाहूंगा अश्विनी उपाध्याय जी के पास। अश्विनी उपाध्याय जी, आप कानून के जानकार हैं। एक खास मौके पर आज हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन का डेटा लेकर हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या इसको लेकर बेदारी की कमी है, जागरूकता की कमी है, उन लोगों के भी जो इसका शिकार हो रहा है और उन लोगों के भी जो कहीं ना कहीं अपने जो सीमा है उससे लांघ जा रहे हैं। अश्विनी जी। जी देखिए, इसका 2-3 तरीके से देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ह्यूमन राइट का वायलेशन कहीं पे भी हो, किसी भी राज्य में हो, वो गलत है। दूसरा ये कि ह्यूमन राइट के मामले में जो आपने कहा कि यूपी नंबर 1 है, तो यूपी नंबर 1 है क्यों समझिए। यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, यानी ऑस्ट्रेलिया की 10 गुनी ज्यादा है, और छोटे छोटे दिल्ली की भी 10 गुनी ज्यादा है, पंजाब से भी। जब भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं जो यूपी के आधा भी हो जी, तो यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए वहां पे कुछ घटनाएं ज्यादा हो सकती है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहां पर रोकूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट। वो ये कि यूपी की आबादी ऐसा नहीं है कि पिछले 3 सालों में बाकी राज्यों से ज्यादा हो गई। यूपी की आबादी शुरू से बाकी राज्यों से ज्यादा थी, और ऐसा भी नहीं है कि बाकी 3 सालों से पहले यूपी ही नंबर 1 होता था। उससे पहले टॉप पोजीशन पर यूपी कई बार नंबर 1 नहीं भी रहा है। दूसरी बात यह भी कि ये परसेंटेज है ना कि संख्या। जी, मैं 2 मिनट का जवाब दीजिए, उसका जवाब। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, जहां तक ह्यूमन राइट की बात होती है तो ह्यूमन राइट आम आदमी का ज्यादा महत्वपूर्ण है या माफियाओं का ज्यादा महत्वपूर्ण है या गुंडों का ज्यादा महत्वपूर्ण है या विकास दुबे टाइप के जैसे लोगों का ज्यादा जरूरी है या मुख्तार अंसारी का ज्यादा जरूरी है या अतीक अहमद का ज्यादा जरूरी है, ये हमें देखना पड़ेगा जी। अभी जैसे कुछ देर के पहले ह्यूमन राइट की बात कर रही थी, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं। यूपी में उसकी जगह जगह गवाही होनी है, गवाही नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसके केस नहीं बढ़ पा रहे थे। कांग्रेस मुख्तार अंसारी को पंजाब से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 6 महीने मुकदमा मैटर चला है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अचानक हम एक पिक पॉइंट क्यों कर लेते हैं? मुख्तार अंसारी क्यों याद आ जाता है? अभी वो क्यों नहीं याद आ रहा है जो अभी किसान जिसको लेकर के लगातार आवाज उठा रहे थे कि वो जिम्मेदार है, वो सत्ता में है। आप अगर आप पूरा माइंड, आप ये जो सुनना चाहते हो, आप चाहते हो मैं वो बोलूं या आपका सवाल? नहीं, वो नहीं। अभी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन मुख्तार अंसारी से जुड़ा है या कहीं और से जुड़ा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं ह्यूमन राइट की बात बता रहा हूं, ह्यूमन राइट की बात बता रहा हूं। हाँ, तो 6 महीने मुकदमा चलने के बाद मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी भेजो। सुप्रीम कोर्ट यूपी आ गए। अब उसके बाद जब से वो आए हैं, कभी कई उनका भाई ह्यूमन राइट के वायलेशन बताता है, कभी उनकी बीवी ह्यूमन राइट के वायलेशन बताती है, कभी उनका बेटा ह्यूमन राइट के वायलेशन की बात कर रहा है। तो ह्यूमन राइट के वायलेशन ऐसे बढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। 3 साल के पहले तक, 5 साल के पहले तक अतीक अहमद खुला सांड तरीके घूम रहे थे, यहाँ पे जगह पे कब्जा कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे, जेल के अंदर बुला के व्यापारियों को पीट रहे थे, जेल के अंदर से वसूली कर रहे थे। यूपी सरकार ने जब उनको टाइट किया
सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेज दिया यहां से अहमदाबाद। अब वो अहमदाबाद है, तड़ीपार हो गए हैं, यूपी में आ नहीं सकते। अब कभी उनके भाई ह्यूमन राइट की बात करते हैं, कभी उनके पिताजी करते हैं, कभी चाचा करती है, कभी मौसा करते हैं, कभी कोई और कर रहा है। तो अब जैसे विकास दुबे है, विकास दुबे को मारा गया, उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे मारे गए, उसके बाद उनकी वाइफ ह्यूमन राइट की बात कर रही है, उनके पिताजी कर रहे हैं। अच्छा, आप इस पर ये जो तस्वीर सामने चल रही है, इस पर जरा कुछ बोल दीजिए। ये जो तस्वीर सामने चल रही है, ये 10-12 पुलिस वाले हैं, एक बाप अपनी बेटी को गोद में लिया हुआ है। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता, जो आप जिस तरह से आप नाम चुनकर बता रहे हैं वो नाम नहीं जानता मैं। बता दीजिए इसके बारे में, इस तस्वीर पर आप कुछ कह दीजिए, बस आप कह दीजिए कुछ इस पर। बोल रहा हूं, देखिए ये पिक्चर जो अभी मुझे तो दिखाई नहीं पड़ी है, लेकिन जो आपकी कमेंट्री में आ रहा था कि कानपुर की घटना है, मैंने पता किया, उस पे सीधे सीधे कानपुर के एसएसपी को बोला गया कि आप पता करिए क्या है, ये हुआ क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, और क्यों हुआ है वो तो है, लेकिन क्या हुआ ये तो दिख रहा है ना कि एक बाप अपनी बेटी को 1.5 साल की बच्ची को सीने से लगाए हुए है, उसको 10-12 पुलिस वाले दौड़ा रहे हैं और डंडा चला रहे हैं, ये दिख रहा है। ये सुन तो लीजिए, आज के मॉडर्न टाइम में बिना जांच किए हुए कुछ भी करना ठीक नहीं होता। आप समझो जरा, बिना जांच पड़ताल के आपने वीडियो दिखाया, वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक न हो, वीडियो सही है गलत है, वीडियो आज का है या 10 साल पुराना है, पुलिस वाले लाठी चला रहे हैं, गलत है शायद। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए, सोशल मीडिया में आज की डेट में क्या क्या वायरल हो रहा है। ये सोशल मीडिया नहीं है सर जी, ये मैंने टेलीविजन पे दिखाया है, ये देखिए, और ये वायरल है। अगर आप नहीं देख पाए तो मुझे तो अफसोस हो रहा है, क्यों नहीं देख पाया। साहब आप सुनना ही नहीं चाहते ना, आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, आप बोलिए ना, मैं तो कह रहा हूं इस पर कुछ बोल दीजिए तस्वीर पर। पुलिस के बड़े अधिकारी को बोला गया, इसीलिए पुलिस के बड़े अधिकारी को बोला गया इसकी जांच करो, जांच करने के बाद कार्रवाई करो। ठीक है, लेकिन जांच तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, आप ऐसे थोड़ी होगा, आप वीडियो दिखाओ और जांच भी ना करो, सीधे कार्रवाई कर दे। मैं तो वो किसी ने यहां पर वो बात नहीं कही है। यहां किसी ने क्या, उचित शर्मा जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या आस्था तिवारी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जांच ही ना हो? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो ये हम भी यही कह रहे हैं। एक बात उनसे पूछिए कि कोई भी वाजपेयी के काल में भी, मनमोहन काल में भी, नरेंद्र मोदी काल में भी गलत वीडियो आ रहा है, अगर ये वीडियो सही है, इस पे कार्रवाई होगी, 100% होगी। हम आपको बता रहे हैं, सीधे लखनऊ से ऑर्डर किया हुआ है कि जांच कर किसके खिलाफ कार्रवाई करो। कस्टोडियल डेथ की संख्या कितनी ज्यादा है, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। डेटा बताने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, छुपी नहीं है बात ही किसी से। उचित शर्मा जी जो बात ये कह रहे हैं उसमें भी कुछ पॉइंट तो है। कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें बड़े बड़े रसूखदार या थोड़ा मसल पावर, ऐसा नहीं है कि वो भी एक तरफा मामला, अगर फिर भी, और फिर वो बात आती है कि भाई वो ह्यूमन राइट सॉल्यूशन मैं उनकी बात छोटी सी विशाल छोटी सी बात में उनकी बात क्लियर हो गई थी कि वो बड़े बड़े जितने भी बाहुबली है उनके परिवार वाले इसका दुरुपयोग करते हैं और उन लोग आवाज उठाते हैं। छोटी सी बात को मैं समझ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो कृत्य हुआ, ये जो बर्बरता हुई, वो मनमोहन सरकार में हुई, चाहे मोदी सरकार में हुई हो, चाहे अटल सरकार में हुई हो, गलत तो गलत है ना। वो चाहे द्वापर युग में हो चाहे त्रेता युग में हो, गलत तो गलत है। लेकिन इस बर्बरता के लिए जिम्मेदार कौन है? मानवाधिकार का हनन जो हो रहा है। देखिए आज जो किसान 700 किसान मरे, ये भी मानवाधिकार का हनन है। वो अपने को प्रोटेस्ट में उनकी अगर वो डेथ होती है तो मानवाधिकार के हनन में होता है। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सवाल ये नहीं किसके काल में हुआ, जांच हुआ, वो फेक है कि नहीं है। पुलिस की तस्वीरें आई हैं, नहीं वो तस्वीर साहब ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमने छत्तीसगढ़ में देखते हैं, रोज मरते देखते हैं, आदिवासियों को मारते रहते हैं, उनके अधिकारों का तो आप NHRC की बात कर रहे हैं। अभी 3 महीने पुरानी बात बता रहा हूं। 8 अगस्त को जंतर मंतर पे एक वीडियो बना, उस वीडियो की आज तक सत्यता की जांच नहीं हुई। वो वीडियो बना था 4 बजे, ओवैसी साहब शशि थरूर मेरा नाम लेके चिल्ला रहे थे, मैं 12 बजे गाजियाबाद पहुंच गया था, वीडियो बना था 4 बजे। उस वीडियो में मैं हूं नहीं, आज तक उसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, लेकिन इतना हंगामा किया गया, अरेस्ट अश्विनी उपाध्याय, पुलिस दबाव में आई, अंत में अरेस्ट हो गए। मैं गया 1 दिन के लिए तिहाड़ भी हो आया। अब मेरा ह्यूमन राइट है कि नहीं है? जिस वीडियो में मैं हूं नहीं, जिन तथ्यों में मैं हूं नहीं, जिनको मैं जानता नहीं है, उनकी गलती, अगर वो वीडियो सही है तो आपसे ज्यादा कानून कौन बता सकता है? आप बताइए। मेरा सवाल सिर्फ यहां पर ये है, अगर आप उस वीडियो की बात करते हैं, क्या वो नारे लगे थे कि नहीं लगे थे? मैं यही तो कह रहा हूं,
उस वीडियो की सत्यता की जांच अभी तक हुई नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो डेटा है, क्या आप इसे इनकार करते हैं? यस, मैं आपको क्या कह रहा हूं, हाँ सुनिए, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। आप किसी नेता को पकड़िए, तुरंत उसको दिल का दौरा पड़ेगा, तुरंत हॉस्पिटल जाता है। क्यों सर? आपकी बात में सारे ऐसे ही लोग आ रहे हैं जो बड़े बड़े लाखपति करोड़पति लोग हैं, उनसे नीचे लोग नहीं है क्या? 3 साल में पुलिस प्रशासन की सख्ती हुई है, गुंडों को पकड़ा जा रहा है। और ये जो डेटा है, आप जरा सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूं प्लीज सुन लीजिए। अराउंड 40% ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन केसेस लॉन्च्ड एनुअली बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स टिल दिस October 31 वर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू द राज्यसभा ऑन वेडनेसडे। अरे भैया सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अभी आप चैनल पे बात कर रहे हैं, मैं एक एप्लीकेशन एनएचआरसी भेजता हूं कि इन्होंने चैनल पे बहस के दौरान मेरी इंसल्ट किया, मेरा ह्यूमन राइट वायलेट किया है। आपके नाम पे कंप्लेन हो जाएगी एनएचआरसी। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? सारे डेटा बेकार है? यही बैठे बैठे हो जाएगा, डेटा सारे बेकार है, आप ये कहना चाहते हैं? चूंकि यूपी में पुलिस प्रशासन 3 साल से सख्ती से काम कर रहा है, जितने गुंडे, जितने बदमाश, जितने चोर, जितने मवाली, आस्था तिवारी कांग्रेस, क्या सख्ती की कोई लिमिट है? अगर सख्ती ही जरूरी है, सख्ती से ये है ही क्यों ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर? हटा दिया जाए इसको। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दिया, जरूरी होती है, मगर इस तरह की सख्ती जरूरी नहीं है कि आप किसी की भी हत्या कर दीजिए। बहस के दौरान इन्होंने हमारा ह्यूमन राइट वायलेट किया है, उनकी भाषा से मुझे मानसिक रूप से आघात हुआ है, आपके खिलाफ केस बन जाएगा। अब लेकिन आपने किया तो नहीं, आपने तो नहीं किया। अब 6 महीने साल भर के बाद ये क्लियर होगा नहीं, आपने तो किया ही नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं 3 साल में, चूंकि योगी जी के नेतृत्व में पुलिस लगातार एक्टिव है, गुंडों को पीछे पड़ी हुई है, बदमाशों के पीछे पड़ी है, लैंड माफिया जो गरीबों के जगह पे कब्जा कर रखे थे उनके पीछे पड़ी हुई है, आजम खां के टाइप के लोग जो गरीबों का जमीन लेके उस पर यूनिवर्सिटी बना दी है, सिर्फ बड़े बड़े नाम याद है। जहां गलत को गलत कहते हैं वहां स्वाभाविक सी बात है इस तरीके की आता है। इसलिए यूपी में बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में मजबूत है, गुंडे बदमाश डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, और सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट की शिकायतें लाल टोपी वाले कर रहे हैं। ये लाल टोपी वाले ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं क्योंकि उनकी दादागिरी बंद हो गई है, इसलिए बार बार शिकायत कर रहे हैं। आपके लिए जांच चल रही है, वो आपको नहीं देखती। आपके लिए भी तो जांच चल रही है, बाकी सब पे जब आप जांच की बात करें तो आपके लिए भी जांच चल रही है, और आप छोटे आदमी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं? तो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो प्रोवाइड किया था, उसको राज्यसभा में वेडनेसडे को ये बात सामने आई थी, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। अगर हमें लगता है कि इस डाटे पे बात नहीं करना चाहिए तो ठीक है, वेलकम, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हम इन आस्थाओं पे, इन संस्थाओं पे भरोसा नहीं करते? सवाल इस बात को लेकर है, जो डाउट आप कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ सच्चा, इसीलिए तो अदालतें हैं, इसीलिए तो न्यायालय है, लेकिन जो दिख रहा है वो कई सवाल खड़े भी करता है कि आखिर क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस कम होने चाहिए, ज्यादा हो जाने चाहिए, और ज्यादा हो जाने चाहिए, या फिर इसमें लगातार कमी आनी चाहिए? सवाल तो बरकरार रहेगा ना। वक्त की कमी है, वरना और आप लोगों से बात होती। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।